बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम जो है वो डिक्शनरी के बारे में देखेंगे कि पाइथन में डिक्शनरी क्या होती है और उसे कैसे बनाया जाता है। डिक्शनरी का कंसेप्ट सेम वही है जो कि हम नॉर्मल ज़िंदगी में देखते हैं, जिसमें हमारे पास कोई वर्ड होता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो है वो इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके ऊपर कोई टेक्स्ट है, कोई डिस्क्रिप्शन है, वो हमें मिलती है। पाइथन में भी या भी किसी भी लैंग्वेज में ये सेम कंसेप्ट है कि आपके पास एक की होगी और उसके अगेंस्ट आपको एक कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाएगी। डिक्शनरी जो है वो एक डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि ऐसे कोई भी चीज़, ऐसा कोई स्पेशल कंटेनर जिसके अंदर आप डेटा एलिमेंट्स डाल सकें। तो एक आपका मे बी एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, सो ऑन एलिमेंट 3, आपके पास मल्टीपल एलिमेंट हो सकते हैं। तो डिक्शनरी के भी जो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो हम अपने एलिमेंट्स डालेंगे, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे पास हर एलिमेंट के अगेंस्ट एक की होगी, की 1, यहाँ पे की 3 और इधर की 2। और हम अपने कंटेनर से वो एलिमेंट तभी बाहर निकाल सकते हैं जब हमें उस एलिमेंट की का पता होगा। तो हम इस कंटेनर को की देंगे और इस कंटेनर से हमें जो एलिमेंट है वो आउटपुट में मिल जाएगा, और वो एलिमेंट क्या होगा स्पेसिफिकली, उसको हम वैल्यू कहते हैं। तो पाइथन में इस कलेक्शन के लिए, यानी कि एलिमेंट्स के कलेक्शन के लिए, चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा हाँ, डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, वो हम इन सबको यूज़ करके जो है वो बना सकते हैं, जैसे स्टैक और क्यू और इस तरह के, और मज़ीद हैश वगैरह। तो पहला तो एक ही हमारे पास लिस्ट है, फिर हमारे पास टपल है, फिर सेट्स हैं, और फिर डिक्शनरी है। तो हमने इस लेक्चर में डिक्शनरी के बारे में पढ़ना है, और लिस्ट को हम किसी और लेक्चर में एक्सप्लोर करेंगे, और टपल और सेट को भी। तो इनमें जो मोटा मोटा फ़र्क ये है कि जो वैसे तो ये सारे कलेक्शंस हैं, उन सब में कोई एलिमेंट या तो नहीं होगा, या एक हो गया, या इससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो लिस्ट में फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें ऑर्डर्ड होगा। जैसे लिस्ट ये हो सकती है 1 2 3 4, ये मैंने जो है ना, लेट्स से 10 एलिमेंट्स की मैंने लिस्ट जो है वो बना ली है। अब इस लिस्ट के अंदर जो है वो डुप्लीकेट हो सकते हैं, जैसे लेट्स से 1 2 2 4 हो सकता है, यहाँ पे 8 आ सकता है, 8 यहाँ पे भी आ सकता है। और इनको मैं चेंज भी कर सकती हूँ बाद में। जैसे एल मेरा ये लिस्ट है, तो मैं इसको एल इंडेक्स 2, यानी कि इसके इंडेक्स असाइन होते हैं 0 1 2 3। इनको गेट करने का एक मेरे पास तरीका होता है। तो अगर मैं एल ऑफ 2 लिखूंगी तो मुझे ये वाली वैल्यू मिलेगी। तो एल ऑफ 2 को अगर मैं इक्वल टू जो है वो 8 कर देती हूँ, तो ये वैल्यू चेंज होके क्या होगी, 8 बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये चेंजेबल है। और डुप्लीकेट्स अलाउड है, यानी एक जैसे एलिमेंट्स जो है वो इसमें एग्जिस्ट कर सकते हैं। डिक्शनरी में क्या होता है कि डिक्शनरी में हमारे पास अनऑर्डर्ड होते हैं। अनऑर्डर्ड का मतलब ये है कि जैसे लिस्ट के अंदर हमारे पास इंडेक्सेस सीक्वेंस में हैं, कि पहले फर्स्ट इंडेक्स होगा, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड एंड सो ऑन। तो डिक्शनरी में हमारे पास कोई ऑर्डर होना ज़रूरी नहीं होता, और ये जो है उसके एलिमेंट्स चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने लिस्ट में कहा कि ये चेंज हो सकते हैं। और डिक्शनरी के अंदर डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते, यानी कि आप डुप्लीकेट की नहीं डाल सकते। जैसे हमने जिक्र किया कि हमारे पास एक की होगी, एक वैल्यू होगी। लेट्स से मैं कह देती हूँ कि 1 की है, और उसके अगेंस्ट जो वैल्यू है वो हमें एप्पल मिलेगी। इसी तरह से 2 की है, सेकेंड एलिमेंट ये कहता है कि 2 के अगेंस्ट जो है वो मैंगो मिलेगा। इस डिक्शनरी में दो ही एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट 1 है हमारे पास, और इससे नीचे वाला एलिमेंट 2 है। अब अगर इसमें डुप्लीकेट वैल्यू मैं कोई ये नहीं डाल सकती कि मैं 1 के अगेंस्ट जो है वो ऑरेंज भी प्लेस कर दूं, ये पॉसिबल नहीं है। एक की के अगेंस्ट एक ही होगा। अगर मैं 1 के अगेंस्ट ऑरेंज रखती हूँ, तो ये वाला खुद ब खुद इस डिक्शनरी में से रिमूव हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारे पास टपल और सेट है। टपल और सेट में, टपल के अंदर हमारे पास ऑर्डर्ड कलेक्शन होगी, और वो चेंज नहीं हो सकते, और डुप्लीकेट्स टपल में अलाउड होते हैं जैसे लिस्ट में होते हैं। और सेट्स में हमारे पास अनऑर्डर्ड कलेक्शन होती है डिक्शनरी की तरह, और ये भी अनइंडेक्स्ड होते हैं, और इसमें भी डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते, जैसे यहाँ पे डिक्शनरी का कंसेप्ट है। तो इनको हम जो ज़्यादा डिटेल में हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। डिक्शनरी है क्या चीज़? डिक्शनरी बेसिकली हमने कहा कि शॉर्टकट में हम इसको डिक कह सकते हैं, DICT, शॉर्टकट फॉर डिक्शनरी। और लिस्ट की तरह है। इंडेक्सेस के लिए क्या है, इसको इंटीजर होना ज़रूरी नहीं है। जैसे आप कोई एक डिक्शनरी बनाते हैं, मैं यहाँ पे
यहाँ पे एक डिक्शनरी बनवाई है हमने एंड्रॉयड ओएस की, अगर आपको विजिबल है तो। इसमें 1.5 के अगेंस्ट कप केक लिखा हुआ है, 1.6 के अगेंस्ट डोनट, 2.0 के अगेंस्ट एक्लेयर, 2.2 के अगेंस्ट फ्रोयो। तो ये एंड्रॉयड ओएस के वर्जन्स के अगेंस्ट जो है वो उनकी वैल्यूज़ हैं जो उनके नाम रखे गए थे। तो अब अगर मैं ये डिक्शनरी बनाती हूँ तो जो वैल्यू है मेरी, जो की है बेसिकली वो इंटीजर नहीं है। की मेरे पास 1.5 है और जो 1.5 है ये एक फ्लोट वैल्यू है। तो की का इंटीजर होना ज़रूरी नहीं है। लिस्ट में हमें पता है कि लिस्ट को इंडेक्स करने के लिए हमें एक इंटीजर वैल्यू देनी पड़ती है, जैसे हमने पीछे बताया। तो वो आपको वैल्यूज़ के अगेंस्ट जो है वो मिल जाती है, जो भी उसकी होगी। तो लेकिन डिक्शनरी में ये होना ज़रूरी नहीं, इंटीजर भी हो सकता है और फ्लोट भी हो सकता है। दूसरी बात ये कि ऑर्डर्ड होना ज़रूरी नहीं। ऑर्डर्ड होने का मतलब ये है कि मैं जो है वो डिक्शनरी अगर बना लेती हूँ, लेट्स से कि एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। सो डिक्शनरी अगर मैंने बनाई है, यहाँ पे मैं पहले 2 लिख दूँ और फिर मैं एप्पल लिख दूँ, और इसी तरह से मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ और इधर मैंगो इसको असाइन कर दूँ। तो अब ये कलेक्शन ऑर्डर्ड नहीं है। अगर मैं सिंपली लिस्ट, जो इसका नाम अगर मैं DICT रख देती हूँ, DICT1 रख देती हूँ। अगर मैंने मैंगो को गेट करना है तो मैं क्या लिखूँगी, DICT1, और उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर प्रोवाइड करूँगी उसकी की हमारे पास क्या थी, 1। अब मैं जब इसके अंदर 1 प्रोवाइड करूँगी तो 1 के अगेंस्ट जो वैल्यू पड़ी हुई है मैंगो, वो इससे मुझे आउटपुट में मिल जाएगी। सो बेसिकली इस पूरे डिक्ट 1 और स्क्वायर ब्रैकेट्स में 1 पास करने का मतलब ये है कि जो वैल्यू है इसकी वो मैंगो है। वो डिक्शनरी 1 से वो वैल्यू सर्च होगी और मुझे वो मिल जाएगी। तो की मैचिंग होगी, जो आपने इंडेक्स दिया होगा उस की से स्पेसिफिकली वो मैच होगा और आपको आउटपुट आ जाएगी। तो इसमें हम जो है वो इंडेक्सेस हमारे ऑर्डर्ड में होना ज़रूरी नहीं है। और फिर हमारे पास क्या है कि की वैल्यू पेयर होगा। तो की वैल्यू हमने बता दिया कि हर एक एलिमेंट की एक की होगी और एक वैल्यू होगी। और जो डिक्शनरी है हमारे पास वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखी जाएगी। सो आपके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर होंगे, और हर एलिमेंट एक ऑर्डर्ड पेयर होगा जिसमें एक की होगी, एक वैल्यू होगी। तो K1 V1, K2 V2, इसी तरह से K3 और V3 इस तरह से होगा। और फिर इस डिक्शनरी को हम चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि डिक्शनरी की अगर कोई भी वैल्यू आप चेंज करना चाहें तो वो हो सकती है। जैसे फॉर इंस्टेंस इसी DICT1 के अंदर अगर मैं चाहूँ कि जो की है हमारे पास 2, इसकी वैल्यू अब एप्पल नहीं रखनी, मैंने ऑरेंज रखनी है, तो मैं एग्जैक्टली वैसे ही लिखूंगी जैसे मैंने उसको गेट किया था और इक्वल टू ऑरेंज कर दूंगी। तो अब क्या होगा कि एप्पल की जगह यहाँ पे ऑरेंज आ जाएगा कि वो उसकी वैल्यू अपडेट हो गई है। तो डिक्शनरी जो है वो चेंज भी हो सकती है। फिर फाइनल बात क्या है कि ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करते। सो जैसे मैंने जिक्र किया कि इसके अंदर हम अगर यहाँ पे मैं 2 मज़ीद ऐड कर दूँ विद सम एनी अदर फ्रूट, तो ये जैसे मैंने बनाना ऐड कर दिया तो ये जो है 2 की, ये इसमें से ख़त्म हो जाएगी और जो लेटेस्ट होगी वो आ जाएगी। तो अब मैंने उसको इरेज कर दिया है। और यहाँ पे हम अगर अपने जो स्क्रीनशॉट्स अटैच हुए हैं उसको थोड़ा सा देख लें तो ये इंडेक्सिंग का तरीका भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि एंड्रॉयड OS 1.5 अगर आप गेट करते हैं तो कपकेक आ जाएगा, इसी तरह से 2.2 पे फ्रोयो आ जाएगा। लेकिन अब अगर मैं इस डिक्शनरी से वैल्यू के इससे गेट करने की कोशिश करती हूँ, यानी की क्या है, की वो है जो पहले लिखी जाती है और वैल्यूज बाद में लिखी जाती हैं। अगर हम डिक्शनरी से वैल्यू को पास करके गेट करने की कोशिश करेंगे तो हमें एरर आएगा कि वो ये कहेगा कि जो एक्लेयर है वो ऐसी कोई की जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह से यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिखी हुई है जिसमें मंथ्स है हमारे पास। मंथ्स के अंदर जनवरी जो है वो आपकी की है और उसके आगे उसको वैल्यू मिली हुई है। इसी तरह से फरवरी को 2 मिला हुआ है, मार्च को 3 मिला हुआ है। लेकिन एक और काम मैंने किया हुआ है वो ये कि मैंने इसी डिक्शनरी के अंदर 1 को की बना के जनवरी लिखा हुआ है, 2 को की बना के फरवरी भी लिखा हुआ है, 3 को की बना के मार्च भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है मेरे पास वैलिड कीज इस टाइम पे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च और 1, 2, 3, ये सारी वैलिड कीज हैं।
तो अब अगर मैं चाहती हूँ प्रिंट करना कि मार्च और जनवरी के दरमियान में कितने मंथ्स का डिफरेंस है, तो मैंने क्या किया है कि मैंने ये देखा है कि थर्ड मंथ को गेट करने का क्या तरीका है, मंथ्स में की मैंने पास की है 3। तो जब मंथ्स की डिक्शनरी में मैं 3 की जो है वो एज की पास करूंगी तो मुझे कौन सा ऑब्जेक्ट मिलेगा, ये वाला ऑब्जेक्ट। तो इससे क्या होगा, प्रिंट क्या हो जाएगा, जो साथ हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है द थर्ड मंथ इज, और उसके साथ ज्वाइन हो जाएगा हमारा मंथ जो कि था मार्च, तो प्रिंट हो जाएगा द थर्ड मंथ इज मार्च। इसी तरह से अगर मैं हमारा जनवरी के मंथ की वैल्यू और मार्च के मंथ की वैल्यू, अब आप यहाँ देखें पहले मैंने मंथ में की 3 पास की थी, अब मैंने मंथ में की जो है वो MAR पास की है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट गेट होगा, ये वाला गेट होगा। और यहाँ पे मंथ में जनवरी पास करने से कौन सा ऑब्जेक्ट गेट होगा, ये वाला होगा। और इसके अगेंस्ट वैल्यूज कौन कौन सी आएंगी, 1 आएगी और 3 आएगी। तो यहाँ पे ये होगा कि 3 माइनस 2, ये वाला काम होगा। और डिस्टेंस हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास सॉरी जनवरी का हमारे पास 1 था, तो 3 माइनस 1 हमारे पास 2 के इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट को देखें तो प्रिंट क्या हो रहा है, मार्च एंड जनवरी आर और डिस्ट की वैल्यू 7। तो इसको हम कॉमा से, जब इंटीजर वैल्यू होती है तो हम प्रिंट के अंदर जब स्ट्रिंग को उसके साथ ज्वाइन करना हो तो हम कॉमा से सेपरेट आउट करके तो वो इंटीजर की वैल्यू वहां पे प्लेस कर देगा। अगर स्ट्रिंग है तो फिर उसको हम किस तरह से कर सकते हैं, हम प्लस करके कंकैटिनेट कर सकते हैं, क्योंकि मंथ ऑफ 3 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही थी, हमारे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू आ रही थी। तो स्ट्रिंग वैल्यू को प्लस के साथ स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट किया जा सकता है, ज्वाइन किया जा सकता है या जोड़ा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो डिस्ट की वैल्यू है वो इंटीजर है, तो हम सिंपली प्लस करके इसको नहीं जोड़ सकते, इसलिए हमने यहाँ पे कॉमा डाला, डिस्ट लिखा, फिर कॉमा डाला और अगला स्ट्रिंग लिखा, और फाइनली हमें जो जॉइंट स्ट्रिंग है वो यहाँ पे मिल गया। सो ये हमारे पास वही डिक्शनरी है, थोड़े से बड़े उसमें करके आपको दिखाई हुई है। और एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास है कार इन्फो की डिक्शनरी। अब इस कार इन्फो की डिक्शनरी में हमारे पास एक की जो है वो मॉडल है, जिसमें आगे उसका मॉडल लिखा हुआ है, फिर कंपनी की है जहाँ पे उसकी कंपनी का नाम दिया हुआ है, ऑटोमेटिक है कि नहीं गाड़ी उसकी वैल्यू लिखी हुई है, उस गाड़ी के कलर्स क्या हैं, वो कलर्स रेड एंड वाइट वो लिखे हुए हैं। सो एग्जांपल देने का मकसद क्या है, वो ये बताना कि डिक्शनरी के अंदर जो हमारी कीज हैं और हमारी जो वैल्यूज हैं वो मल्टीपल डाटा टाइप्स ले सकती हैं। यहाँ पे आप देखें कि की जो है वो हमारी स्ट्रिंग है और उसकी वैल्यू भी जो है वो स्ट्रिंग है। इधर की स्ट्रिंग है और उसकी वैल्यू भी स्ट्रिंग है। यहाँ पे की स्ट्रिंग है लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो बूलियन है, बूल डाटा टाइप की है। बूलियन डाटा टाइप से क्या मतलब है, ट्रू या फॉल्स, कोई इनमें से एक वैल्यू ले सकती है। यहाँ पे कलर्स जो है वो की है लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो एक हमारे पास लिस्ट है। और लिस्ट किसकी है, स्ट्रिंग्स की लिस्ट है जिसके अंदर दो वैल्यूज हैं, एक रेड और एक वाइट। यानी कि अब अगर मैं इसका कलर्स की पास करूं डिक्शनरी को तो मुझे उसकी वैल्यू में एक अरे आउटपुट में मिलेगी। तो अब देखते हैं कि क्या होता है इससे। सो कार इन्फो अगर मैं लिखूंगी तो मुझे ये पूरी डिक्शनरी जो है वो प्रिंट होके नजर आ जाएगी, और इसमें आप देख सकते हैं कि कलर्स के अगेंस्ट अरे एज वैल्यू लिखी हुई है। और अगर मैं कार इन्फो को कलर्स एज की पास करती हूँ तो आप देखें कि जो आउटपुट शो हुई है वो क्या शो हुई है, एक अरे प्रिंट हुई है जो कि जो अरे लिस्ट प्रिंट हुई है जो कि रेड और वाइट थी। अब अगर मैंने ये करना हो कि कलर्स वाइट कलर गेट करना हो तो ये जैसे लिस्ट होती है और लिस्ट को हम इंडेक्स करने के लिए क्या करते हैं, साथ उसको उसका इंडेक्स वैल्यू बताते हैं। तो ये इंडेक्स 0 है, ये 1 है। तो अगर मैंने वाइट गेट करना होगा तो मैं क्या लिखूंगी, कार इन्फो, और कार इन्फो की कौन सी मैंने वैल्यू गेट करनी है उसको कीज पास करूंगी कलर्स की। कलर्स की पास करने के बाद उसका जो 0th इंडेक्स है, अब यहाँ तक जो ऑब्जेक्ट है अगर मैं सिर्फ ये लिखूं तो ये एक अरे है, और अरे का जो 0th इंडेक्स है उसकी वैल्यू क्या है, रेड है। इसी तरह से इस पर्टिकुलर जो सॉरी लिस्ट, इस पर्टिकुलर लिस्ट का जो फर्स्ट इंडेक्स है वो वाइट है। और अगर मैं इस पर्टिकुलर लिस्ट का सेकंड इंडेक्स गेट करूंगी तो वो एरर है। वो एरर क्यों है, क्योंकि लिस्ट में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, उससे ज़्यादा गेट करूंगी तो मुझे इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का एरर आएगा।
तो इसी तरह से एक और कॉम्प्लेक्सिटी मैंने थोड़ी सी ऐड की है कि यहाँ तक तो आपके पास लिस्ट आ गई। अब इस लिस्ट के ऊपर आप जो है वो कोई और ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये किया कि उसका इंडेक्स गेट मैंने किस तरह से कर लिया, मैंने उसी कार इन्फो की डिक्शनरी में से कलर्स निकाले। कलर्स जो थी वो अरे थी, उस अरे की लेंथ फाइंड आउट की जो कि 2 थी, उसमें से एक माइनस किया तो टोटल वैल्यू 1 बनी, यानी इतने पोर्शन की वैल्यू मेरे पास 1 बनी। तो इस अरे का वंथ जो फर्स्ट इंडेक्स है वो मेरे पास क्या है, वाइट है। ये ऐड करने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको ये बता सकें कि जैसे आप लिस्ट के ऊपर इंडेक्सिंग करके ऑपरेशंस या फंक्शंस कॉल करके अप्लाई कर सकते हैं, एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे हम डिक्शनरीज के साथ भी खेल सकते हैं। अब ये है कि अगर हमें डिक्शनरीज को मॉडिफाई करना हो या फिर उसमें कोई वैल्यूज ऐड करनी हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिखी है कि हमारे पास की जो है वो CNIC नंबर है, और ये एक जो है वो सैम्पल CNIC नंबर है। एक्चुअली में पाकिस्तान में ऐसे नहीं होते। तो ये CNIC नंबर है और हमने ये देखा है कि जी उसके पास पासपोर्ट जो है वो वैलिड है कि नहीं। तो इस की के अगेंस्ट पासवर्ड जो है वो वैलिड है, इसके अगेंस्ट नहीं है। इसके अगेंस्ट जो है वो हमें वैल्यू नहीं पता, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। इस CNIC के अगेंस्ट जो है वो वैलिड है और इससे अगला भी वैलिड है। अब आप ये देखें कि हमारे पास जो आईडी ये वाली है 35320 और 1236, ये की 2 दफा रिपीट हो रही है, जिसका मतलब ये है कि डुप्लीकेट इसके ऊपर अलाउ नहीं होने चाहिए। तो अब देखते हैं कि डिक्शनरी क्या बननी चाहिए। तो पहले इसके साथ डिक्शनरी को प्रिंट किया, फिर उसके बाद हमने वैल्यू को चेंज करके की बताई है और उसकी वैल्यू चेंज करके नो कर दी है। तो फिर देखते हैं अब क्या प्रिंट होता है। पहली प्रिंटिंग में हमारे पास आया है ये डिक्शनरी जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स आए हैं, हालांकि हमने एंटर किए थे 5। और अब आप देखें कि उसमें कौन सा एलिमेंट नहीं आया, ये क्वेश्चन मार्क वाला एलिमेंट नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने उसके अगले एलिमेंट में सेम की को यस किया हुआ था, तो पिछला वाला उसने उस डिक्शनरी में ऐड ही नहीं किया, क्योंकि वो ये वाली वैल्यू डुप्लीकेट थी ऑफ द प्रीवियस वन, तो उसने लेटेस्ट वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दी है। ठीक है। इसी तरह से जो है हमारे पास उसके बाद फिर हमने क्या किया था कि ID 1234 की वैल्यू चेंज करके नो कर दी थी और फिर दोबारा डिक्शनरी प्रिंट कराई। तो अब आप देखें कि 1234 जो कि पहले यस था, चेंज करने के बाद वो नो हो चुका है। तो इस तरह से हम डिक्शनरी की वैल्यू को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास अगर हमने कोई नई वैल्यू ऐड करनी हो इसके अंदर, तो यहाँ तक वही सेम काम है जो हमने किया है। नई वैल्यू ऐड करने के लिए एक नई आईडी डाली, उसके अगेंस्ट मैंने क्वेश्चन मार्क रख दिया और डिक्शनरी को फिर प्रिंट किया। तो अब आप यहाँ पे देखें कि डिक्शनरी की जो तादाद है एलिमेंट्स की वो बढ़ चुकी हुई है। पहले हमारे पास 4 थे, अब 5 हो गए हैं। जो क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू है वो ऐड हो गई है, क्योंकि वो ये वाली की कहीं पे ऐड नहीं हुई हुई थी, इसलिए उसने उसको ऐड कर दिया। और अगर हम चाहते हैं कि डिक्शनरी में से अपने एलिमेंट्स को डिलीट करना चाहते हैं, कि एडिंग तो हमने देख लिया, चेंज करना भी देख लिया, अब अगर उसको डिलीट करना हो तो उसके लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक पॉप का फंक्शन है। पॉप का फंक्शन क्या करेगा कि आप इसके अंदर की पास करेंगे, की बताएंगे जिस एलिमेंट को आपने डिलीट करना है, वो उसके अगेंस्ट वो वाला जो एलिमेंट है की वैल्यू पेयर वो पूरा डिलीट कर देगा, और जो रिटर्न करेगा वैल्यू, वो जो आपने डिलीट किए है, जो भी एलिमेंट आपने डिलीट किया उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। यानी कि लेट्स से अगर 1 और एप्पल को आप जो है 1 की थी, तो आप पॉप के अंदर 1 पास करेंगे, तो वो जो है वो इस एलिमेंट को डिक्शनरी से डिलीट कर देगा, लेकिन इसकी जो आउटपुट होगी, इसकी जो वैल्यू होगी, वो एप्पल रिटर्न होगी। अभी आगे एग्जांपल में देखते हैं ये कैसे करना है। इसी तरह से पॉप आइटम का जो फंक्शन है वो क्या करता है कि वो अपनी मर्जी का कोई भी एलिमेंट डिक्शनरी में से डिलीट कर देता है, और क्या करता है कि जो वैल्यू रिटर्न करता है वो पूरा पेयर रिटर्न करता है। जैसे लेट्स से डिक्शनरी में 100 एलिमेंट्स थे और पॉप आइटम ने सिलेक्ट किया कि मैं ये एप्पल वाले एलिमेंट को डिलीट करूंगा, तो इसकी जो आउटपुट होगी वो 1 और एप्पल आएगी, यानी कि वैल्यू पेयर पूरा आउटपुट आएगा और डिक्शनरी में से ये एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। क्लियर का जो फंक्शन है वो डिक्शनरी के अंदर से सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा,
और जो डिलीट का फंक्शन है वो भी क्या करता है, वो पूरी डिक्शनरी को भी डिलीट करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है और उसके इंडिविजुअल आइटम्स को भी डिलीट करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और आगे देखते हैं कि ये कैसे होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने एक डिक्शनरी बनाई है जिसकी जो की है वो इंटीजर्स हैं, 1 2 3 4 5, और उनकी जो वैल्यूज हैं वो की का क्यूब है। 1 का क्यूब 1, और 2 का क्यूब 8, और 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, और 5 का क्यूब 125। तो अब मैंने क्या किया है कि मैंने की पास किया पॉप के फंक्शन में 3, मैंने लिखा अपनी डिक्शनरी का नाम डॉट पॉप और ब्रैकेट में की पास कर दी। तो क्या हुआ कि क्यूब डिक्शनरी में से ये वाला एलिमेंट डिलीट हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू होगी इस पूरे एक्सप्रेशन की, वो वैल्यू 27 आएगी, क्योंकि 3 को मैंने डिलीट किया तो उसकी वैल्यू आउटपुट में आ गई, तो ये 27 आ गया। अब अगर मैं डिक्शनरी को प्रिंट करूं तो आप देखें कि इसकी डिक्शनरी में जो 3 और 27 वाला एलिमेंट नहीं है। इसी तरह से अब मैं पॉप आइटम वाला फंक्शन कॉल करके आपको दिखाती हूँ। तो पॉप आइटम जब मैं 2 लिखूंगी तो पॉप आइटम हमने जैसे पीछे डिस्कस किया था कि ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, ये अपनी मर्जी से एलिमेंट को डिलीट करता है, तो इसमें आप कोई की नहीं पास कर सकते। ये जो एरर्स हैं ये मैंने जानबूझ के प्रोड्यूस किए हैं ताकि साथ साथ आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि अगर एरर्स आते हैं तो उनको समझना कैसे और सॉल्व कैसे करना है। तो अब क्या हुआ कि मैंने क्यूब जो डिक्ट है उसमें पॉप आइटम किया, तो उसने अपनी मर्जी का एक एलिमेंट पिक किया जो रिमेनिंग डिक्शनरी में से, ओरिजिनल में से नहीं, क्योंकि अब डिक्शनरी चेंज हो गई है। उसने इस डिक्शनरी में से अपनी मर्जी का एक एलिमेंट डिलीट किया, और वो कौन सा किया उसने, 5 और 125 वाला, उसने लास्ट एलिमेंट डिलीट कर दिया। अब अगर मैं क्यूब डिक्ट को प्रिंट करूंगी तो अब आप देखें कि उसमें से 5 भी इरेज हो चुका होगा। इसी तरह से मैं दोबारा पॉप आइटम करूंगी तो अब उसने 464 जो है वो उसको पिक कर लिया है। और अब अगर मैंने जो है वो क्यूब डिक्ट लिखा है तो ये क्या एरर है, डिक्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। ये एरर उसने क्यों दिया है, क्योंकि मैंने इसके आगे ब्रैकेट्स लगा दिए थे गलती से। तो अब उसने लिख दिया कि डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट कॉलेबल नहीं है, यानी कि डिक्शनरी को आप जो आपकी डिक्शनरी है उसको एक फंक्शन के तौर पे आप कॉल नहीं कर सकते। जैसे हमने ये पॉप आइटम का फंक्शन को कॉल करने के लिए ब्रैकेट्स लगाए थे, तो ब्रैकेट्स लगाने का मतलब ही यही है किसी चीज के आगे कि हम इसको फंक्शन समझ रहे हैं। तो डिक्शनरी जो है वो फंक्शन नहीं है, इसलिए उसने इसके आगे ये एरर दे दिया। फिर हम अपनी क्यूब डिक्ट को प्रिंट करा के देखते हैं, तो अब देखें 4 और 64 बीच में से खत्म हो चुका है, तो सिर्फ दो एलिमेंट्स रह गए हैं। अब अगर मैं इस क्यूब डिक डॉट पॉप आइटम, अब मैं दोबारा से क्यूब डिक डॉट पॉप आइटम कॉल कर रही हूँ, लेकिन अब साथ क्या कर रही हूँ कि डिलीट करने के अलावा वो आइटम मैं टाइप भी चेक कर रही हूँ कि जो आइटम ये प्रिंट करता है डिलीट करने के बाद ये वाला, उसकी डाटा टाइप क्या है। तो उसकी जो टाइप है वो क्या है, टपल। पॉप भी हो गया और टाइप भी मालूम कर ली, दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि हमें ये पता चला कि जो पॉप आइटम जब उसमें से डिक्शनरी में से एलिमेंट निकाल देता है, तो उस ये जो जो भी वैल्यू आउटपुट आ रही होती है, ये एक डाटा स्ट्रक्चर कौन सा है, ये टपल का डाटा स्ट्रक्चर है, जिसको हम किसी और लेक्चर में देखेंगे। लेकिन फिर अब मैं क्यूब डिक्शनरी को प्रिंट कराऊंगी तो आप देखें कि डिक्शनरी में से फिर एक और एलिमेंट निकल गया हुआ है, और मेरे पास जो वैल्यू है वो 1 और 1 आ गई है। अब मैं क्या किया कि अब चूंकि एलिमेंट्स तकरीबन खत्म हो गए हुए थे, तो फिर उसको डिक्शनरी को मैंने री इनिशलाइज किया, सारा कुछ मैंने दोबारा से सारी वैल्यूज उसको दे दी। लेकिन अब मुझे एक एरर आया, साथ अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, मैंने कॉपी पेस्ट किया था तो इधर एक एक्स्ट्रा स्पेस आ गई थी। तो उसने कहा कि ये आपने जो है ना गलत इंडेंट लगाई हुई है, आपने गलत स्पेस दी हुई है। तो मैंने उसकी बैक स्पेस इरेज किया और फिर दोबारा किया तो वो सही हो गया। अच्छा, अब फिर जब मैंने इसके ऊपर क्लियर का फंक्शन कॉल किया, उसके बाद मैंने अपनी क्यूब डिक्ट प्रिंट कराई तो वो एम्प्टी थी। तो क्लियर का फंक्शन क्या करता है, वो सारी डिक्शनरी को खाली कर देता है। तो अच्छा, अब उसके बाद डिलीट को एक दफ़ा देख लेते हैं। मैंने क्यूब की डिक्शनरी दोबारा से सही की, उसके बाद मैंने उसके ऊपर डिलीट का फंक्शन कॉल किया और इसको की पास की, तो उसने कहा कि सिंटेक्स ठीक नहीं है, आप गलत तरीके से कॉल करें। फिर मैंने इसको डिलीट को पहले लिख के फिर क्यूब डिक्ट को की पास की। उसने फिर कहा कि की एरर, आप की गलत पास कर रहे हैं, क्योंकि की मैं स्ट्रिंग में दे रही थी और की जो है वो असल में उसकी डाटा टाइप इंट है, तो मुझे इसको इंट में देना चाहिए। फिर मैंने क्या किया, क्यूब डिक्ट इंट इंट की पास की और डिलीट साथ कॉल किया। तो ये वाला जो इतना पोर्शन है, इसने मुझे क्या रिटर्न किया था, इसने 1 रिटर्न किया था, मैंने उसको डिलीट कर दिया जब आउटपुट आई। तो अब क्यूब डिक्शनरी में से देखें वो एलिमेंट इरेज हो चुका हुआ है डिलीट कॉल करने के बाद। अगर मैं डिलीट क्यूब
डायरेक्ट लिख दूंगी, कोई की नहीं पास करूंगी, तो वो पूरी डिक्शनरी को डिलीट कर देगा। किस तरह से, अब मैं क्यूब डिक्ट इसके बाद मैं प्रिंट करूंगी तो वो एरर देगा कि क्यूब डिक्ट जो है वो डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि आप पूरी डिक्शनरी को डिलीट कर चुके हैं। तो अब आप फर्क देखें कि क्लियर को कॉल करने से डिक्शनरी खत्म नहीं होती, खाली हो जाती है। जबकि अगर मैं पूरी डिक्शनरी को डिलीट कर दूंगी तो उसका पूरा वेरिएबल ही उड़ जाएगा, और वो जो एरर है वो ये आएगा कि इट इज़ नॉट डिफाइंड। चलिए अब हम अपनी एग्जांपल को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं और ये देखते हैं कि डिक्शनरी में अगर हमने डिक्शनरी ऐड करनी हो तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा। सो लेट्स से हम स्टूडेंट का, जो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है वो हम डिक्शनरी में डाल देते हैं। तो मेरे पास इस टाइम 3 स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट की मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, उसका नाम है, उसकी एज है, उसके मार्क्स हैं मैट्रिक के, और उसका जीपीए है। तो ये मैंने सेम जो कीज़ हैं ये हर एक स्टूडेंट के लिए रखी हैं, और उसकी जो वैल्यूज़ हैं उसमें उसका नाम पड़ा हुआ है, एज में उसकी एज है, मैट्रिक मार्क्स में उसके मार्क्स पड़े हुए हैं, जीपीए में उसकी वैल्यू पड़ी हुई है। ये फ्लोट वैल्यू है और ये इंट वैल्यू है, ये भी इंट वैल्यू है, और आमना जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू है। अब ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि सारे स्टूडेंट्स को मिला के मैं एक पूरी क्लास जो है वो 2020 सेशन की बना लूँ। तो अब इसमें मैंने क्या किया है कि मैंने डिक्शनरी दोबारा बनाई है, और अब मैंने की रखी है उसका रोल नंबर, और रोल नंबर के अगेंस्ट जो है मैंने वो उसकी डिक्शनरी वो उसके इक्वल उसको कर दिया। तो रोल नंबर 1 के अगेंस्ट जो वैल्यू है वो एक दूसरी डिक्शनरी है, वो डिक्शनरी में उसका नाम, एज और मार्क्स और जीपीए पड़ा हुआ है। इसी तरह से रोल नंबर 2 के अगेंस्ट उस उसकी पूरी मालूमात पड़ी हुई है, और रोल नंबर 3 के अगेंस्ट उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो पड़ी हुई है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ नोट कर लें, जो ये है, ये जो हैश है ये कमेंट्स हैं। कमेंट्स जो हैं वो कंपाइलर इग्नोर कर देता है और ये एग्जीक्यूट नहीं होती। ठीक है, जो वैल्यूज़ विदाउट हैश हैं सिर्फ वही एग्जीक्यूट होती हैं। कमेंट सिर्फ हमारी आसानी के लिए होता है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं क्लास 2020 की डिक्शनरी को प्रिंट कराती हूँ। तो आप ये देखें कि 2020 CE01 के अगेंस्ट, जो इस की के अगेंस्ट सेमी कॉलन के बाद ये पूरी वैल्यू पड़ी हुई है, और ये पूरी वैल्यू एक डिक्शनरी है, खुद अपने आप में डिक्शनरी है। इसी तरह से जो 2020 CE02 के अगेंस्ट एक पूरी डिक्शनरी पड़ी हुई है यहाँ तक। यहाँ से थर्ड एलिमेंट स्टार्ट होता है इस डिक्शनरी का, और उसके अंदर आगे से मज़ीद एक और डिक्शनरी पड़ी हुई है। अंदर से मुराद ये कि उस की के अगेंस्ट जो वैल्यू है वो पड़ी हुई है, और उस डिक्शनरी के अंदर जो है वो 4 एलिमेंट्स फर्दर मौजूद है। तो इस फाइनली मैं क्या करती हूँ, मैं अगर क्लास 2020 में सिर्फ रोल नंबर पास करती हूँ, उसको एज की देती हूँ, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंट होगा जिसमें मेरे पास रोल नंबर 2, जिसका नाम अली है, उसकी एज 21 है, उसके मैट्रिक के मार्क्स 905 है, उसका जीपीए 3.3 है। ये इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो जाएगी। सो अब ये है कि नेक्स्टेड डिक्शनरीज में इंडेक्सिंग किस तरह से की जाएगी, यानी कि अब मल्टीपल डिक्शनरीज आ गई हैं, अब हम क्या करें। तो अगर मैं सेम कोड के अंदर जो है, मैंने देखा अभी आपको बल्कि दिखाया भी कि 02 रोल नंबर की अगर इन्फॉर्मेशन प्रिंट करनी हो तो मैं क्लास 2020 में की ये पास कर दूंगी। अब अगर मैंने आगे से उसकी एज भी देखनी और उसका नाम भी देखना हो तो क्या तरीका होगा कि क्लास 2020 और ये यहाँ तक, ये जो इतना ऑब्जेक्ट है ये क्या है, ये जब रिटर्न होगा तो हमें पता है कि यहाँ पे अगेन एक और डिक्शनरी पड़ी हुई है। वो डिक्शनरी कौन सी है, 02 के अगेंस्ट ये STD2 वाली। तो ये जो STD2 है, चूंकि ये एक डिक्शनरी है, तो इसके आगे मैं अगेन अगर एज एक की पास कर दूं तो इस डिक्शनरी में से जब ये की पास होगी तो 21 निकल आएगा। ठीक है, तो ये नेस्टेड डिक्शनरी, एक डिक्शनरी में एक और डिक्शनरी पड़ी हुई थी। अब जब मैंने इसको इस तरह से गेट किया तो एक डिक्शनरी मिली, आगे से उसमें से जब मैं दोबारा एक की पास करूंगी तो मुझे एज जो है उसको पास करूंगी, तो इस यहाँ से अब मुझे एक और वैल्यू आ जाएगी, तो ये एक डबल सेट हो जाएगा। इसी तरह से सेम रोल नंबर का नेम जब है, यहाँ से यहाँ तक मुझे एक डिक्शनरी मिली, क्योंकि मुझे पता है कि रोल नंबर 2 के आगे एक डिक्शनरी पड़ी हुई है, और उस डिक्शनरी में से जब मैं नेम पास करूंगी की तो मुझे उसकी वैल्यू मिल जाएगी जिसका नाम होगा अली। तो अब अगर मैं प्रिंट कॉल करूं इस नेम और ये जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से आ रही है, मैंने इसको एक वेरिएबल में सेव कर लिया है, एज को भी और नेम को भी एक अलग वेरिएबल में रख लिया। अब यहाँ पे जब मैं प्रिंट करूंगी एज ऑफ स्टूडेंट प्लस नेम STD प्लस एज दिस, यानी ये सारे चूंकि स्ट्रिंग थे, एज STD, जो उसकी एज आ रही है वो भी मैंने ले ली, और उसके बाद जो है ना वो भी ले ली। अब यहाँ पे देखें कि मुझे एक एरर आया है। वो एरर क्यों आया है, क्योंकि इसको हम पढ़ के आपको बताते हैं कि टाइप एरर मस्ट बी STR नॉट इंट। किस लाइन पे आया है,
इस वाली लाइन के ऊपर आया है। इस वाली लाइन में हमने कहाँ गड़बड़ की है कि हमने जो है ना इंट भेज दिया है और str भेजना चाहिए था। तो वो मुझे नज़र आ रहा है कि जो एज है, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि जब हम प्लस का बटन, प्लस हम सिर्फ तभी लगा सकते हैं जब जो वैल्यू है दोनों स्ट्रिंग हो और दोनों स्ट्रिंग जुड़ जाएं। जो एज std हमारे पास यहाँ पे आ रही है वो स्ट्रिंग वैल्यू नहीं है। आप यहाँ देखेंगे इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। तो इस इंटीजर वैल्यू को हम प्लस के साथ कंकैटिनेट नहीं कर सकते। इसके हमने तरीका देखा था कि हम इज के बाद कॉमा डाल के फिर एज std लिखेंगे, तो फिर ही ये प्रिंट हो सकेगी। और एक और तरीका भी है कि या तो हम इसको कॉमा डाल के लिखते हैं, दूसरा तरीका ये है कि हम इस इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का फंक्शन है str, और इसको ब्रैकेट में पास करके फिर प्लस लगा लें तो तब भी चल जाएगा। तो ये दो ऑप्शन है कि या तो आप प्लस लगाएं और अगली वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें, या फिर आप कॉमा डालें और उसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने दें। तो अब यहाँ पे देखेंगे मैंने दो तरीके आपको बता दिए, एक ये कि str से कन्वर्ट करने के भी और कॉमा डाल के लिखने से भी। तो दोनों के केस में जो आउटपुट है वो आप देखें कि प्रिंट क्या हुआ है कि जो एज ऑफ स्टूडेंट अली इज़ 21 और दूसरे में भी अली इज़ 21। ये सिर्फ स्पेस का डिफरेंस जो है वो मेरे पास आ गया है, वो किसी वजह से ऐड हो गया। यहाँ पे डबल स्पेस ऐड हो गई हैं और वहाँ पे जो है वो सिंगल स्पेस के साथ ही काम हो गया। अच्छा, जो अब आपने ये देखा कि किस तरह से हमने नेस्टेड डिक्शनरी में से ये सारा जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया। सो डिक्शनरीज को बनाने का एक और तरीका भी है कि हम डिक्ट का फंक्शन जो है वो यूज़ कर लें, जो बिल्ट इन फंक्शन है, अवेलेबल फंक्शन है। अब थोड़ी सी मैंने डिक्शनरी और कॉम्प्लेक्स कर दी है। अब किया क्या है कि डिक्ट का फंक्शन मैंने लिखा है और स्मॉल ब्रैकेट्स शुरू होंगी और स्मॉल ब्रैकेट्स ख़त्म होंगी। इसके बीच में आप अपनी डिक्शनरी बना सकते हैं। सो यहाँ से यहाँ तक आप अपनी डिक्शनरी लिखेंगे। बेसिकली मैं इस लाइन की ना ट्रांसलेशन आपको बता रही हूँ। अब इस डिक्शनरी में हम कौन सी इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, एक एम्प्लॉयर की इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, किसी काम करने वाले की, और उसका जो डाटा हम सेव कर रहे हैं वो हम आईडी जो कि स्ट्रिंग डाटा टाइप का होगा, और उसके डिपेंडेंट्स वो हैं जैसे हम जब नौकरी करते हैं तो लेट्स से कोई कंपनी कहती है कि हम आपकी फैमिली में से आपके मदर फादर और वाइफ का जो खर्चा है, मेडिकल बिल्स हैं, वो हम आपके पे कर देंगे, बाकी जो भी हैं वो हम उसका बिल आपको पे नहीं करेंगे। तो डिपेंडेंट्स वो लोग होते हैं जो कि एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड कर रहे हों, यानी कि खाना पीना उस एम्प्लॉय के सर के ऊपर हो उनका। तो हमारे पास जो है उस एम्प्लॉय के डिपेंडेंट्स हैं जो कि एक लिस्ट हो सकती है जिसमें मल्टीपल डिपेंडेंट्स आ सकते हैं। इसी तरह से हम एक और इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं एम्प्लॉय की सैलरी, और जो कि इंटीजर में होगी, जो कि हमने 30,000 फिलहाल लिखी हुई है। इसी तरह से एक और वैल्यू सेव कर रहे हैं कि एम्प्लॉयर जो है वो मैरिड है कि नहीं, जो कि बूल वैल्यू होगी या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हम सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस डिक्शनरी में जो एम्प्लॉय की आईडी है वो हमने रखी है 1 2 3 4। उसके डिपेंडेंट्स की लिस्ट में हमने 3 डिपेंडेंट्स डाल दिए, एक अरे डाल दिया मदर फादर और वाइफ। सैलरी में हमने 30,000 डाल दिया। मेरिट स्टेटस हमने डाल दिया कि वो जो है वो नहीं है, हालांकि यहाँ पे डिपेंडेंट्स में वाइफ मौजूद है लेकिन मेरिट स्टेटस इस टाइम पे फॉल्स लिखा हुआ है, जो कि एक वैसे एरर, आप इसको ट्रू जो है वो लिख सकते हैं, एक लॉजिकल गलती है। तो जब ये डिक्शनरी आप क्रिएट करेंगे यूजिंग डिक्ट का फंक्शन, तो एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे जैसे आप पहले क्रिएट कर रहे हैं सेम डिक्शनरी आपकी इस लाइन में आपको विजिबल हो जाएगी। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैंने इसके ऊपर चूंकि थोड़ी सी इंडेक्सिंग करनी है, आपको वैल्यूज़ शो करानी है, तो मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ और उस वेरिएबल को इस पूरी डिक्शनरी के इक्वल कर देती हूँ ताकि आगे मैं उसमें से वैल्यूज़ गेट कर सकूँ। अब ये जो EMP है हमारे पास वेरिएबल, वो इस पूरी डिक्शनरी के इक्वल हो जाएगा। यानी कि इस EMP को प्रिंट भी करा के देखें तो ये वो सेम डिक्शनरी बन जाएगी। अच्छा, अब अगर मैं एम्प्लॉय के डिपेंडेंट्स गेट करती हूँ, की डिपेंडेंट देती हूँ, तो मुझे ये अरे प्रिंट होगी जो कि मदर फादर और वाइफ है। इसी तरह से अगर मैं एम्प्लॉयर इसमें से अगर मैंने कोई इस अरे की वैल्यू गेट करनी हो तो पहले मैं एम्प्लॉय को ये की दूंगी डिपेंडेंट्स, और फिर ये जो एम्प्लॉय डिपेंडेंट्स है एक अरे रिटर्न, एक लिस्ट रिटर्न करेगा। उस लिस्ट का इंडेक्स 1 जो कि फादर बनता है, 0 मदर है, 1 फादर है और 2 वाइफ है, तो हमारे पास फादर शो हो जाएगा। अब
हम ये देखते हैं कि मैं इस डिक्शनरी को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करने लगी हूँ। वो इस तरह से कि मैं अब मदर फादर और वाइफ की जगह एक और डिक्शनरीज जो है ना वो डाल देती हूँ, एक पर्सन की इंफॉर्मेशन रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डिपेंडेंट में जो अरे थी, सो बेसिकली अरे के अंदर अब बजाय सिंपल मदर फादर लिखने के बजाय हमारे पास 3 डिक्शनरीज पड़ी हुई हैं, और एक डिक्शनरी के अंदर मदर की इंफॉर्मेशन है, दूसरे में फादर की और तीसरी में वाइफ की। तो डिपेंडेंट्स के अंदर जो है, डिपेंडेंट की के अंदर एक अरे है और उस अरे के अंदर 3 डिक्शनरीज है। तो ये अब ज़रा और मुश्किल हो गई है बात। तो यहाँ पे अब आप देखें, मदर की डिक्शनरी के अंदर नेम उसका की वैल्यू पे नेम समरा है, एज उसकी 64 है और रिलेशन उसका क्या है, मदर। इसी तरह से कॉमा अरे का सेकंड एलिमेंट शुरू हो रहा है, जो कि अलग डिक्शनरी है, जिसमें नेम फादर का जो है वो उस्मान है, एज उसकी 68 है, रिलेशन फादर का है। फिर कॉमा थर्ड एलिमेंट ऑफ द अरे, वाइफ का नाम समीन है, एज उसकी 32 है और रिलेशन उसका वाइफ है। सैलरी की इंफॉर्मेशन 30,000 है। यहाँ पे अरे ख़त्म हो जाती है, कॉमा अब ये बाहर वाली डिक्शनरी का एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है। तो सैलरी उसकी जो है वो 30,000 है और मेरिट स्टेटस उसका फॉल्स है, जो मैं फिर कह रही इसको आप ट्रू कर दें। अच्छा, अब यहाँ पे अब गेट करने के, अब इंडेक्सिंग यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई है। अगर मैं कहती हूँ कि एम्प्लॉय की डिक्शनरी को मैं डिपेंडेंट्स की देती हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, ये वाली अरे रिटर्न होगी। ठीक है, डिपेंडेंट्स की ढूंढेगा, डिपेंडेंट्स की के अगेंस्ट जो भी वैल्यू है, जो कि एक अरे है वो या एक लिस्ट है, वो रिटर्न हो जाएगी। तो यहाँ पे वो लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट का जब मैं 0th इंडेक्स गेट करूंगी, तो यहाँ तक मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो क्या आ जाएगी, वो डिक्शनरी 1 आ जाएगी, क्योंकि 0th इंडेक्स है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। अब इस डिक्शनरी में जब मैं रिलेशन पास करूंगी एज की, तो इस डिक्शनरी 1 में जो रिलेशन वाली वैल्यू है वो वैल्यू क्या है, वो मदर। तो जो आउटपुट है वो मदर आ जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे इस स्टेटमेंट को देखूँ, मैं प्रिंट करना चाहती हूँ कि उमर के कितने डिपेंडेंट्स हैं और उसकी अम्मी का नाम देखना चाहती हूँ। तो मैंने क्या किया, प्रिंट प्लस एम्प्लॉयर नेम, एम्प्लॉयर का अपना नाम क्या है, एम्प्लॉयर का अपना नाम उमर था, वो हमने क्या रखा हुआ है, नेम उसका उमर है। और उसके साथ मैंने कंकैटिनेट किया है हैज़, और फिर क्या है, लेंथ ऑफ एम्प्लॉयर के डिपेंडेंट्स। ये जो था एम्प्लॉय के डिपेंडेंट्स लिस्ट है, जब हम लिस्ट की लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो लेंथ क्या है, 1 2 3 3 है। तो उमर हैज़ 3 और फिर कॉमा, अब ये मैंने कॉमा सेपरेट किया हुआ है क्योंकि लेंथ जो है वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रही थी। तो यहाँ से 3 आ गया और आगे फिर स्ट्रिंग कंकैटिनेट हुआ हुआ है डिपेंडेंट्स हर। तो उमर हैज़ 3 डिपेंडेंट्स, यहाँ तक वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर क्या है, एम्प्लॉय डिपेंडेंट्स 0 रिलेशन, ये जो ऊपर सेम वैल्यू है, ये इतना हिस्सा क्या प्रिंट कर देगा, मदर। उमर के जो पहला डिपेंडेंट है उसका जो भी रिलेशन है उसका नाम प्लस की अगला स्ट्रिंग नेम इज एम्प्लॉय डिपेंडेंट 0 का नेम, यानी कि उसका जो पहला डिपेंडेंट है, यहाँ तक वो डिपेंडेंट की डिक्शनरी आ गई। उसके बाद डिक्शनरी में नेम की वैल्यू रिप्लेस की रिप्लेस की, तो उसका जो वैल्यू है वो समझ आ गई। तो जो पूरी स्टेटमेंट है वो बन गई, उमर हैज़ 3 डिपेंडेंट्स और हर मदर नेम इज समरा। सो जो एक और तरीका हमारे पास डिक्शनरी बनाने का क्या है, सो अभी हमने डिक्ट को यूज़ करके डिक्शनरी बनाई थी, आप डिक्ट के बगैर भी बना सकते हैं। एक और तरीका ये है डिक्ट के फंक्शन को यूज़ करने का, कि अगर मैंने ये 1A और 2B इस तरह की डिक्शनरी बनानी है, कि 1 पहले का ये है और दूसरी की ये है और उसकी वैल्यू जो है वो B है, ये डिक्शनरी बनाना चाहती हूँ, तो एक तरीका ये भी है कि मैं इसको डिक्ट के अंदर एक अरे पास करूँ, ठीक है, सॉरी लिस्ट पास करूं, उस लिस्ट के अंदर जो है मैं वे की इस तरह से पेयर बना के भेज दूं, ऑर्डर्ड पेयर्स की शक्ल में, तो तब भी मेरी डिक्शनरी जो है वो बन सकती है। सो यहाँ पे वो इसी तरीके से मैंने एक डिक्शनरी बनाई है और उसका जो फर्स्ट इंडेक्स होगा, जो यानी कि उस डिक्शनरी की आप 1 पास करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 मिलेगी और सेम उसी पैटर्न पे जो है वो आपको B मिल जाएगा। एक और फंक्शन है गेट का, अगर हम उस गेट को यूज़ करके उसके अंदर की पास कर देते हैं हमें तब भी वैल्यू मिल जाती है। तो ये मल्टीपल फंक्शन है जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो क्या बात है, वो ये कि हम एक और तरीके से भी डिक्शनरी को बना सकते हैं। सो ये मल्टीपल फ्लेवर्स इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सो नेम, अगर आपके जो सारी वैल्यूज़ हैं,
अगर वो स्ट्रिंग में है, ठीक है, जो आपके सॉरी कीज़ आपकी सारी जो है वो स्ट्रिंग में है, तो फिर हम उसको ये अवॉइड करना चाहते हैं बार बार लिखना, तो फिर हम एक और तरीके से कर सकते हैं। वो किस तरीके से कर सकते हैं, ऊपर वाली बात बाद में समझाऊंगी, पहले ये देख लें ये वाली लाइन। तो नेम मेरा स्ट्रिंग में था, एज स्ट्रिंग में थी, मैरिड स्ट्रिंग में था, तो मैंने इसके आगे जो है वो कॉलन नहीं डाला। सिंपल डिक्ट के अंदर कॉमा सेपरेटेड मैं ऐसे ही लिख दूँ ना, तो तब भी मेरी डिक्शनरी डिक्लेयर हो जाएगी और उसकी जो कीज़ है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग बन जाएंगी। ठीक है, अगर आप ये एज्यूम करते हैं कि मैं वैल्यूज़ को भी स्ट्रिंग अगर मेरी हों तो मैं इस तरह से लिखूं तो हो जाएगा, तो नहीं। अगर मैंने वैल्यूज़ को देखें ऐसे लिखा है बगैर उसके, तो उसने मुझे एरर दिया कि अली इज़ नॉट डिफाइंड। तो हम कीज़ के साथ ऐसा कर सकते हैं, वैल्यूज़ के साथ नहीं कर सकते। तो अब हम ये करते हैं कि इसी जो डिक्शनरी को मैंने किसी वैल्यू के इक्वल कर दिया है, और इस वैल्यू को जब मैं देखें नेम से गेट करने की कोशिश कर रही हूँ, आपने नेम इक्वल टू लिखा था ना, तो उसने मुझे नेम के ऊपर एरर दिया है। नेम को स्ट्रिंग में पास करने से उसने मुझे उसकी वैल्यू दे दी है। तो मैंने आपको बस ये शॉर्टकट बताया कि अगर आपकी कीज सारी स्ट्रिंग में हो तो आप उसको छोड़ के डायरेक्ट डिक्शनरी में कॉमा सेपरेटेड ऐसे लिख दें, डबल कोट्स ना लगाएं, तो वो उसको स्ट्रिंग में ले लेगा। तो जैसे मैंने आपको मल्टीपल मेथड्स बताए, इसी तरह से और भी बहुत से मेथड एग्जिस्ट करते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको क्लियर का बता चुकी हूँ, गेट का कुछ बता चुकी हूँ, पॉप आइटम का बता चुकी हूँ। इसी तरह से वैल्यूज़ और जो कीज़ के फंक्शन हैं और आइटम्स के फंक्शन हैं ये आगे आएंगे, लेकिन एक दफ़ा बस देख लें कि जो आइटम का फंक्शन कॉल करने से क्या होता है कि वो एक की वैल्यू पेयर आपका रिटर्न करता है, जो भी आइटम हो। कीज़ जो है वो डिक्शनरी की सारी कीज़ जो है वो रिटर्न कर देती हैं, जो आइटम्स हैं वो डिक्शनरी के सारे आइटम्स रिटर्न कर देते हैं, और जो आपके पास वैल्यूज़ हैं वो डिक्शनरी की सारी वैल्यूज़ को रिटर्न कर देता है। तो ये तीन फंक्शन इनको आप याद रखें, ये आगे इस्तेमाल होंगे। और भी आपको जिसमें से फंक्शन आपको लगता है आपकी आसानी के लिए है, तो वो आप इसके आगे इंटरनेट पे सर्च भी करें, उनकी डॉक्यूमेंट्स में इसके ऊपर आपको काफ़ी तफसील मिल जाएगी। स्पेसिफिकली एक ये लिंक मैंने यहाँ पे दिए हैं यूजेज के ऊपर, तो ये सारे फंक्शन को इस लिंक के ऊपर उन्होंने यूज़ करना भी बताया हुआ है, तो आप वहाँ से इसको रेफ़र कर सकते हैं। अच्छा, अब एक जो कंसेप्ट है वो डिक्शनरी कंप्रीहेंशन का, वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसी से रिलेटेड जो है वो लिस्ट कंप्रीहेंशन होगी, वो हम लिस्ट के लेक्चर में देखेंगे। सो कंप्रीहेंशन क्या है, हमारे पास ये शॉर्टकट्स हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डिक्शनरीज को बनाने के लिए। जैसे लेट्स से मैं चाहती हूँ कि मेरी जो जितनी भी कीज़ मैं प्रोवाइड करूँ, लेट्स से 2 4 6, मुझे एक ऐसी डिक्शनरी चाहिए कि जो उस के स्क्वायर उसके वैल्यूज के तौर पे पड़ा हो। जैसे मेरे पास 2 के अगेंस्ट 4 पड़ा हो, 4 के अगेंस्ट 16 पड़ा हो, और 6 के अगेंस्ट 36 पड़ा हो, ये मेरी डिज़ायर है। तो इसका शॉर्टकट तरीका जो है वो क्या हो सकता है, एक तो कोड का तरीका क्या होगा। एक तो ये है कि मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूं, ठीक है, मैं ऐसा नहीं चाहती अगर मेरी कीज ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा। अगर मैं कोड लिखूं तो कोड में क्या होगा, मैं एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाऊंगी, फॉर का लूप लगाऊंगी, और मैं यहाँ से करूंगी फॉर एक्स इन रेंज 6, जिसका मतलब है रेंज 6 का मतलब क्या है कि 1 से शुरू हो, ठीक है, और 5 तक जाना है, सॉरी 0 से शुरू हो और 5 तक आपने जाना है। तो पहली दफ़ा पहली आइट्रेशन में ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा, 6 दफ़ा, ये लाइन 6 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। पहली दफ़ा x की वैल्यू 0 होगी, और जब x की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, स्क्वायर डिक की डिक्शनरी में 0 की जाएगी और उसकी वैल्यू जो है वो 0 का स्क्वायर चला जाएगा। तो पहली वैल्यू हमारी डिक्शनरी में ऐड हो जाएगी 0 और उसके अगेंस्ट 0, फिर कॉमा, फिर नेक्स्ट टाइम ऊपर जाएंगे, अभी रेंज ख़त्म नहीं हुई, अभी वैल्यू अब x की क्या हो जाएगी 1। अब यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर डिक के अंदर 1 पास होगा और स्क्वायर डिक में 1 की के अगेंस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 1 का स्क्वायर, तो वो 1 सेट हो जाएगी। इसी तरह से फिर x हमारे पास 2 होगा, और जब 2 होगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 4 सेट हो जाएगी। फिर 3 होगा, 3 की वैल्यू 9 सेट हो जाएगी। 4 आएगा, 4 की वैल्यू 16 सेट हो जाएगी। 5 आएगा, 5 की वैल्यू 25 सेट हो जाएगी। जब x जो है वो 6 होगा तो ये ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है ये बताएगी कि रेंज से बाहर निकल गई ये बात, ये लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। आउटपुट जो है वो प्रिंट हो जाएगी विच इज स्क्वायर डिक्शनरी, और ये वाली आउटपुट आएगी इस कोड के अगेंस्ट, स्क्वायर डिक के अंदर इस तरह से वैल्यूज चली जाएंगी। अब यही सारा काम जो हम इतनी लाइन्स में कर रहे हैं वो मैं एक लाइन में कर सकती हूँ जो कि कॉम्प्रीहेंशन कहलाएगी। मैं लिखूँ माई स्क्वायर डिक्शनरी और सिंपल यहाँ पे लिखूँ x कॉलन,
और उसकी जो वैल्यू मैंने सेट करनी है वो x स्टार x स्टार 2 है, जिसका मतलब होता है ये शॉर्टकट है डबल स्टार x रेज टू पावर 2 का। तो वो ये करेगा कि x की वैल्यू को x स्क्वायर के इक्वल कर देगा। और किस चीज़ के लिए? फॉर x इन दिस थिंग। तो तीन वैल्यूज के लिए, पहली दफ़ा 2 के लिए चलेगा, दूसरी दफ़ा 4 के लिए, तीसरी दफ़ा 6 के लिए। तो तीन कीज़ होंगी हमारे पास और उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो तीन दफ़ा ये एग्जीक्यूट होगा और हर एक की के लिए जो है वैल्यूज़ की स्क्वायर हो जाएगी। तो जब मैं माई स्क्वायर को प्रिंट करूँगी तो मेरे पास शो होगा 2 के अगेंस्ट 4, 4 के अगेंस्ट 16 और 6 के अगेंस्ट 36। तो क्योंकि कीज़ हमारे पास जो है वो तीन ही दी हुई थी, तो आप देखें कि अगर मैं यहाँ पे भी लिमिट कर देती 3 का तो इधर भी ये सेम काम होता। तो कॉम्प्रीहेंशन जो है वो ये वाला पोर्शन है, यानी शॉर्टकट्स हैं जो हम कोड की रिप्लेसमेंट में एक सिंगल लाइन में कर सकते हैं। तो इसी तरह से यही सेम कोड अगर मैं इधर इम्प्लीमेंट करना चाहूँ तो मैं x को इक्वल टू एक्स स्क्वायर और यहाँ पे अगर रेंज 6 लिख दूँ तो वही सेम डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी जो यहाँ पे प्रिंट हुई है। जो लाइंस मैंने सेम वहाँ की यहाँ रिप्लेस कर दी एक सिंगल लाइन के लिए। तो इसी तरह से अब अगर मैं रेंज आप चाहते हैं कि 3 से 6 तक होता तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख दें, बच्चे अक्सर लिख देते हैं तो ये वैलिड नहीं है, ये सिंटेक्स गलत है। रेंज के दरमियान में 3 और 6 के दरमियान में कॉमा आता है। तो जब 3 to 6 करूँगी तो 3, 4 और 5 तक इन तीन वैल्यूज़ के लिए माई स्क्वायर डिक्शनरी जो है वो बन जाएगी। ठीक है, तो 6 इंक्लूसिव नहीं है, ये बात याद रखें। एक और एग्जांपल चेंज कर लेते हैं। सो मैं हमारे पास अगर मैं ये चाहती हूँ कि मल्टीपल एक ग्राफ प्लॉट करना चाहती हूँ, ग्राफ के लिए मेरे पास x की वैल्यूज़ हैं 1 से लेकर 10 तक और मैं चाहती हूँ कि मुझे y की वैल्यूज़ पता चल जाए y एक्सिस के ऊपर कि x1 के अगेंस्ट y की क्या वैल्यू आती है, x इक्वल टू 2 के अगेंस्ट y की क्या वैल्यू एंड सो ऑन, ताकि मैं एक प्यारा सा ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर सकूँ, वो स्ट्रेट लाइन बनता है या जो भी बनता है। तो प्रॉब्लम ये है और फंक्शन गिवन है वो ये। तो इसी तरीके से काम करेंगे। ग्राफ वैल्यूज़ 0, जो की है हमारे पास वो हमारा x होगा और जो वैल्यू है वो हमारा y होगा यहाँ पे। तो मैं ये करूँगी कि 1 से लेकर 11 तक, क्योंकि मैंने 1 से 10 तक जाना है तो मैंने 1 से 11 तक किया और ग्राफ वैल्यूज़ में x के अगेंस्ट मैंने वो फंक्शन की वैल्यू रिप्लेस कर दी। ठीक है, विच इज़ 2x प्लस 2x की पावर स्क्वायर। तो जब मैं ये एग्जीक्यूट करूँगी तो मेरे पास ग्राफ की वैल्यूज़ आ जाएंगी और इसको अगर मैं आउटपुट करूँगी तो ये इस तरह से होगा। यानी बड़े आराम से आप अपने मैथ के कैलकुलस के क्वेश्चंस जो हैं वो छोटे छोटे कोड से कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल अब ये देख लेते हैं कि अगर डिक्शनरी के साथ हमने लूप्स यूज़ करने हो तो फिर हम क्या करें। अभी पीछे हमने ये वाला सेट देखा है जिसमें हमने डिक्शनरीज को लूप के अंदर क्रिएट किया है और उनको फिल आउट किया है। यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि अगर हमने वैल्यूज़ को प्रिंट करना हो डिक्शनरी में से तो क्या करें। एक मैंने बड़े खूबसूरत तरीके से डिक्शनरी लिखी है ताकि ये रीडेबिलिटी आसान हो। तो पहले आपने देखा कि वो अच्छे तरीके से समझ नहीं आ रही थी, तो अब मैं यहाँ से आपको ये बताने लगी हूँ कि असल में डिक्शनरी जो है वो इंडेंटेशन से लिखें तो फिर किस तरह से लिखनी है आपको चाहिए। यहाँ पे हर लाइन पे आप एक सिंगल की लिखें तो अब आप देखें रीडेबिलिटी कितनी आसान हो गई है। की वैल्यू पर एक सिंगल लाइन में, यहाँ पे डिपेंडेंट्स की जो लिस्ट हमारे पास आ गई, यहाँ से शुरू होती है इधर ख़त्म होती है और हर लाइन में इसका मैंने एक एक एलिमेंट लिखा हुआ है। और इसी तरह से ये आपको मतलब इसको देख के अंदाज़ा हो रहा है कि कौन किसका पार्ट है। तो मैं अगर इसको इनके की वैल्यू पेयर्स को शो कराना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, एक कोड लिखूँगी फॉर आइटम इन एम्प्लॉय। यानी अब क्या कह रही हूँ कि हर एलिमेंट जो है मैंने हर एक एलिमेंट को गेट किया एम्प्लॉय की डिक्शनरी में से। अब प्रिंट क्या किया, आइटम स्पेस क्या है, एम्प्लॉय के अंदर वो की पेश कर दें। तो इस तरह से लिखने से वो जो आइटम है उसकी वैल्यू आप देखें जो आउटपुट आ रही है जब ये फॉर का लूप एग्जीक्यूट होता है। तो आइटम क्या चीज़ है, की है, और जब एम्प्लॉय में आप वो की भेजते हैं तो उसकी वैल्यू है और ये एरो साथ प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो आप इसका मतलब है कि जब आप इस तरह से लिखेंगे फॉर आइटम इन एम्प्लॉय तो इसका मतलब है कि वो हर एक एलिमेंट की बारी बारी आपको आइटम के अंदर दे देगा। तो आइटम जो है वो इस टाइम पे की है और एम्प्लॉय आपकी डिक्शनरी बन जाएगी। और अब जब एम्प्लॉय में वो स्पेसिफिकली की पास करेंगे तो आपको सारी कीज उससे मिल जाएंगी और आपका जो है वो उसके साथ एम्प्लॉय की वैल्यू आप प्रिंट करा सकते हैं या उस एम्प्लॉय की वैल्यू के साथ कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं।
इसी तरह से एक और तरीके से आप ये कर सकते हैं कि आइटम इन ईएमपी आइटम्स, यानी अब जो है ईएमपी लिखने के बजाय, पूरी डिक्शनरी लिखने के बजाय, अगर मैं ईएमपी डॉट आइटम्स लिख देती हूँ तो हमने क्या देखा था कि जो आइटम्स का फंक्शन है वो क्या देता है, वो की वैल्यू पेयर पूरा दे देता है। तो तकरीबन सेम काम हो रहा है, लेकिन फ़र्क क्या है कि अब ये जो आइटम है, पहले यहाँ पे जब आप डिक्शनरी आइटम इन ईएमपी लिखते थे तो आपको आइटम में सिर्फ की मिलता था, लेकिन अगर अब आप चाहते हैं कि आपको की वैल्यू पेयर दोनों इकट्ठे मिलें तो अब मैं आइटम इन ईएमपी आइटम्स लिख देती हूँ। तो ईएमपी आइटम्स का फंक्शन क्या करेगा, आपको पूरी डिक्शनरी के सारे एलिमेंट्स जो है ना वो इसमें डाल देगा, और हर एलिमेंट जो है वो एक की वैल्यू पेयर पूरा पूरा होगा, यानी उसमें की भी पड़ी होगी, इसमें वैल्यू भी पड़ी होगी, और वो इस ईएमपी आइटम्स में से एक आइटम गेट करेगा जो कि एक एलिमेंट होगा। अब यहाँ पे मैंने सिंपल आइटम प्रिंट कराया तो आप देखें कि पूरा आइटम प्रिंट हो जाता है, आईडी कॉमा दिस। इसी तरह से अगला आइटम प्रिंट हो जाएगा, फिर उसके बाद अगला आइटम प्रिंट हो जाएगा। और ये भी नोटिस करें कि इसके बाहर जो है वो स्मॉल ब्रेसेस हैं, और ये जो आइटम है इसकी जो टाइप है वो टपल है। टपल क्या होती है कि बाद में देख लेंगे, लेकिन फिलहाल आप याद रखेंगे जो ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में आ रही है हमारे पास इंफॉर्मेशन, तो उसको टपल कहते हैं। इसी तरह से डिपेंडेंट्स हमारे पास आ गए, फिर सैलरी आ गई, और फिर उसका मैरिड वाला आइटम आ गया। और अब अगर आप एक पूरे उसको एक टपल की शक्ल में नहीं देखना चाहते तो आप अगर यहाँ पे की वैल्यू भी लिख देंगे, कॉमा की वैल्यू, या कोई भी ए कॉमा बी लिख दें, नाम आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे ए में जो है उसकी की आ जाएगी और बी में इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे प्रिंट मैंने की कॉमा डाल के वैल्यू किया, तो आप देखें कि की में आईडी है और वैल्यूज़ की है। इसी तरह से बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी प्रिंट हो सकती हैं। तो आप ये कर सकते हैं और करें भी कि कीज़ का फंक्शन और वैल्यूज़ का फंक्शन, यहाँ पे मैं आइटम्स लिख रही हूँ, आप यहाँ पे ईएमपी डॉट कीज़ को रिप्लेस करके देखें कि क्या हो रहा है, और ईएमपी डॉट वैल्यूज़ लिख के देखें कि क्या हो रहा है। और ये जो है मैंने वो लिखा है ब्यूटिफिकेशन पर्पसेस के लिए, आपको बताया कि आप जो है वो हर एलिमेंट जो है वो एक सिंगल लाइन में लिखें, ताकि रीडेबिलिटी जो है वो आपके लिए भी आसान हो और पढ़ने वाले के लिए भी आसान हो। अच्छा, डिक्शनरी की अब लिमिटेशंस देख लेते हैं। ये हमें पता है कि वो डुप्लीकेट अलाउ नहीं करती। इसके अलावा जो डिक्शनरी की एक लिमिटेशन ये है कि जो उसकी कीज़ हैं वो हमेशा इम्यूटेबल टाइप की होनी चाहिए। की कभी भी उसकी म्यूटेबल टाइप की नहीं हो सकती। जैसे कि आप कभी भी लिस्ट को नहीं रख सकते, सॉरी ये नहीं, की जो है वो एक लिस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि लिस्ट आपको पता है चेंजेबल है। की कभी भी जो है वो डिक्शनरी भी नहीं हो सकती, क्योंकि की डिक्शनरी भी चेंजेबल होती है। की जो है वो आपकी, हमें पता है कि जो वैल्यूज़ होती हैं 1 2 3, ये सारे जो हैं वो नॉन म्यूटे इम्यूटेबल डाटा टाइप्स में आती हैं पाइथन के अंदर। तो हम सिर्फ वही रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंट और फ्लोट के जो स्पेशल डाटा टाइप्स में हैं, आप उनको भी की सेट कर सकते हैं, जो कि रिकमेंड नहीं करेंगे, लेकिन ये क्या है, ये इम्यूटेबल टाइप्स हैं। तो मैं इंट कॉलन 1 और फ्लोट कॉलन 2 भी लिख दूँ, तो ये देखें डिक्शनरी 1 को प्रिंट किया तो कोई एरर नहीं आया। यहाँ पे मैंने लिस्ट उसका नाम रखा है, की जो है ना लिस्ट बना दिया है, 1 2 वैल्यू नहीं, की को लिस्ट बना दिया, तो आप देखें एरर आ गया, ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे जो है वो मैं अब एक टपल को बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो टपल को आपको पता है कि हमने कहा था कि टपल जो है वो चेंजेबल नहीं होती, तो टपल अलाउ होनी चाहिए। टपल इम्यूटेबल है अगर, तो अब टपल मैंने किया तो एरर आ गया। एरर क्या था, मैंने कॉमा नहीं लगाया हुआ था, तो कॉमा डाल के जब मैंने टपल उसको की असाइन किया है, की 2 और की 1, तो इसने इसको बगैर किसी एरर के एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे अब आप देखें कि जो मैंने यहाँ पे भी वही सेम एरर, मैंने गलती की थी, कॉमा नहीं डाला। मैंने इसको अब जब प्यारे तरीके से कॉमा डाल के इसको वैल्यू साइन कर दी है, तो इसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो जो लिमिटेशन है वो वैल्यू के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है डिक्शनरी में, लेकिन कीज़ के ऊपर लिमिटेशन है, जो मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। फाइनली जब आप लिस्ट का लेक्चर भी ले लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी, लेकिन एक जो मोटे मोटे डिफरेंस आपको मैं बता देती हूँ कि दोनों के जो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं लिस्ट और डिक्शनरीज के, ये कि दोनों ही म्यूटेबल हैं।
दोनों को आप उसमें ऐड करते जाएं, बड़ा करते जाएं, कंटेनर में वैल्यूज डालते जाएं। दोनों में ये पॉसिबल है, दोनों में से डिलीट करते जाएं। ग्रो और श्रिंक पॉसिबिलिटी है, दोनों नेस्टेड हो सकती हैं। लिस्ट के अंदर लिस्ट हो सकती है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज हो सकती है, डिक्शनरीज के अंदर लिस्ट हो सकती है, डिक्शनरीज के अंदर डिक्शनरीज हो सकती हैं। तो ये नेस्टेड दोनों ही है। डिफरेंस क्या है कि लिस्ट के एलिमेंट्स को हम इंडेक्सिंग के थ्रू गेट करते हैं और डिक्शनरीज की वैल्यूज को कीज के थ्रू गेट करते हैं। इंडेक्सिंग का क्या मतलब है? अगर लिस्ट मेरे पास ये है तो मुझे लिस्ट का कोई भी एलिमेंट गेट करने के लिए उसका इंडेक्स बताना पड़ेगा कि वो कौन सा है। लेकिन डिक्शनरी के जो एलिमेंट जो हमने शुरू से अब तक डिस्कशन किया है, उसको गेट करने के लिए मुझे उसकी की उसको बतानी पड़ेगी, जो की उसकी मे बी 1 और 1 के अगेंस्ट जो है वो एप्पल प्रिंट करे। तो ये इसमें जो है वो मोटा मोटा डिफरेंस है।